थॉट्स करेंगे, फिर कल से वो एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे जो हमारा 18 को एग्ज़ाम है कॉन्ट्रैक्ट। नाउ ये जो क्वेश्चंस हैं ये 2 मार्क्स के लिए आते हैं और इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार आए हैं, और प्लस 2 मार्क्स के लिए नहीं भी आएंगे, अगर लॉन्ग आंसर्स भी आते हैं तो भी कंटेंट समझने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो एकदम शॉर्ट में दिया हुआ है मीनिंग, जिसको हम लोग समझ के एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, एटलीस्ट वी नो के व्हाट इट इज़। तो टॉट अगर हम देखेंगे ना, तो मैंने उसको ये देखा था कि टॉट जो एग्ज़ाम है उसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 ही सेक्टर्स में डिवाइड है। अगर टॉट को हम 7 सेक्शंस में डिवाइड करें तो एग्ज़ाम में सिर्फ ये 7 सेक्शन से ही कुछ भी आता है। मैं सिर्फ टॉर्ट्स की बात कर रही हूँ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अलग है और मोटर जो व्हीकल एक्ट है वो अलग है। मोटर व्हीकल एक्ट से क्वेश्चंस कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। टॉर्ट्स को 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो है टॉर्ट्स की मीनिंग, सेकेंड है जनरल डिफेंसेस इन अ टॉट। कौन से डिफेंसेस हैं जो मिले हैं टॉट के लिए, मतलब जिसमें आप टॉट जो है उसको कंसिडर नहीं करोगे, उसमें एक्सेप्शंस हो जाएंगे, डिफेंसेस है, एक तरह की प्रिविलेजेस है, वो भी हम देखेंगे डिटेल में, और हमने ऑलरेडी भी देखा हुआ है, आप प्रीवियस अगर वीडियोस देखेंगे तो। और तीसरा पार्ट है नेग्लिजेंस, जैसे हमने परसों किया था कि कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। अगर दो लोगों का एक दूसरे का नेग्लिजेंस होगा, मैं अगर गाड़ी ब्रेक फेल है मेरी गाड़ी की और सामने से जो कोई बंदा आ रहा है वो भी रॉन्ग साइड से आ रहा है, तो दोनों ही कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस कर रहे हैं। तो वैसे नेग्लिजेंस फर्स्ट था, टॉर्ट्स का मीनिंग, इम्पॉर्टेंस, जो टॉर्ट रिलेटेड मैगजिम है वो, फिर जनरल डिफेंसेस क्या है टॉर्ट्स के लिए, फिर नेग्लिजेंस क्या है टॉर्ट के लिए, फिर न्यूसेंस किसको बोलते हैं, जैसे कि हमने देखा था कि कोई एरिया में आवाज़ करेगा तो उसे भी न्यूसेंस बोलते हैं। फिर है ट्रेसपास। ट्रेसपास 3 तरह का होता है। एक तो ट्रेसपास होता है नॉर्मल, जो लैंड का, जो हम लोग बोलते हैं कि हमारे घर के प्रेमाइसेस में, इमूवेबल प्रॉपर्टी में अगर किसी ने इनवैलिड तरीके से एंटर किया, इलीगल तरीके से एंटर किया, तो वो हो गया लैंड का ट्रेसपासिंग। दूसरा होगा मूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रेसपासिंग, मतलब कि जो मूवेबल प्रॉपर्टीज़ है, कुछ भी गुड्स है, कार्गो है, उस चीज़ का ट्रेसपासिंग, मतलब उसको गलत तरीके से यूज़ करना, किसी की गाड़ी को यूज़ करना, किसी, तो वो हो गई गुड्स का, इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रेसपासिंग। और तीसरा होता है पर्सन का ट्रेसपासिंग। मतलब पर्सन का ट्रेसपासिंग में क्या क्या आता है, जो हमने परसों देखा था, असॉल्ट, बैटरी और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। असॉल्ट मतलब धमकी देना, बैटरी मतलब फिजिकली उसको हार्म पहुंचाना बाय फोर्स, और तीसरा फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, किसी को कन्फाइंड करके रखना, रिस्ट्रेन करके रखना, फॉल्स तरीके से किसी को जेल में डालना या कैद करके रखना, नॉट ओनली इन जेल बट कि किसी को घर में भी किसी को कैद करके रखना, तो वो होगा ट्रेस पास बाय पर्सन। तो ये हो गया ट्रेस पास वाला सेक्शन। तो सबसे पहला था टॉट का मीनिंग, डेफिनेशन, फिर उसके बाद है जनरल डिफेंसेस क्या हैं टॉर्ट्स के, फिर उसके बाद था कि क्या क्या नेग्लिजेंस हो सकते हैं टॉर्ट्स के, जैसे कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है वैसा, फिर न्यूसेंस क्या हो सकता है, उसके बाद है ट्रेस पासिंग क्या हो सकता है, उसके बाद हमने किया था डिफेमेशन। डिफेमेशन 2 तरह की होती है, एक लिबेल जो राइटिंग में होती है और दूसरा स्लैंडर जो वर्बली होती है। तो 2 तरह की डिफेमेशन होती है। और उसके बाद आता है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, ये भी हमने किया था। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जो कि रेलेंस वर्सेस फ्लेचर के केस में हमने देखा था कि उसका जो माइन था, उसके नेबर के रेलैंड के पानी से फ्लड आ गया, जो उसने रिजर्वायर बना के रखा था अननेचुरल तरीके से, तो उसके पानी से बाजू वाले का जो कोल माइन है वो इफ़ेक्ट हुआ, तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बनती है। फिर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के बाद हमने पहले देखा था कि व्हाट इज़ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी स्ट्रिक्ट से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वहाँ पे कोई एक्सेप्शंस नहीं है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के कुछ एक्सेप्शंस हैं कि अगर वो एक्ट ऑफ गॉड है या कोई स्टैचुटरी कुछ कर रहा है, मतलब गवर्नमेंट अगर कुछ कर रही है काम, किसी रोड बनाने के लिए कुछ ऐसा काम कर रही है, या कोई थर्ड पार्टी ने किया है, तो ऐसे कुछ एक्सेप्शंस हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के लिए। बट एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, अगर आप किसी डेंजरस कार, डेंजरस हैजार्डियस का प्रोडक्शन कर रहे हो और आपकी वजह से नुकसान हुआ है,
तो आपके लिए एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है, उसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं है। तो ये जो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है, तो हमेशा हमको याद करना है कि MC मेहता वर्सेस यूनियन का जो केस है भोपाल गैस ट्रेजेडी का, वो केस हमको इसमें डिफाइन करना है। और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में रिलायंस वर्सेस फ्लेचर का केस लिखना है। लास्ट है रेमेडीज इन टॉर्ट। तो रेमेडीज इन टॉर्ट जो है, क्या रेमेडीज है टॉर्ट्स के लिए, मतलब अगर टॉर्ट हुआ है तो उसके अगेंस्ट क्या मिलता है आपको, रेमेडीज क्या मिलती है। तो रेमेडीज कैन बी जुडिशियल रेमेडीज। जुडिशियल रेमेडीज क्या हो सकती है कि कोर्ट जो है वो इंजंक्शन देगी। इंजंक्शन मतलब किसी को बोलेगी कि आप ऐसा करो या आप ऐसा ना करो। फॉर एग्जाम्पल ट्रेस पासिंग के केस में गवर्नमेंट नहीं, जजेस, जुडिशरी ऐसा ऑर्डर दे सकती है कि अब से आप इनकी एरिया में नहीं जाओगे, ट्रेस पासिंग नहीं करोगे। तो दिस इज़ वेयर द गवर्नमेंट इज इंजंक्शन पुटिंग एन इंजंक्शन कि ये आपको काम करना है या ये आपको काम नहीं करना है, मतलब कुछ किसी तरह का कमांड करेगी गवर्नमेंट, इंटरवेन करके कमांड करेगी, तो वो इंजंक्शन होगा। तो ये भी एक तरह की रेमेडी है। ज़रूरी नहीं है कि रेमेडी हर बार आपको रीइंस्टीट्यूशन ही मिले, मतलब कॉम्पेंसेशन ही मिले, अच्छा कॉम्पेंसेशन मिले, नॉमिनल कॉम्पेंसेशन मिले, या एग्जेम्पलरी कॉम्पेंसेशन भी मिलता है कभी कि बहुत ज़्यादा ही कॉम्पेंसेशन मिल जाता है, जितना सोचा होगा उससे एकदम प्रीमियम कॉम्पेंसेशन मिलता है। तो रेमेडीज़ जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आपको कॉम्पेंसेशन ही मिलेगा, हो सकता है किसी जगह पे इंजंक्शन भी हो, जो भी आपको डैमेजेस हुए हैं। तो टॉर्ट्स इतने ही पार्ट्स में डिफाइंड है, इतने ही पार्ट्स में पूरा हमारा सिलेबस जो है वो कवर हो जाता है। मेन टॉपिक्स जो है वो यही है। फिर इसमें एक और आ जाता है कि फॉरेन टॉर्ट्स, उसके रिलेटेड भी एक हमने लेक्चर पहले किया था। तो अभी ये बेसिक है टॉर्ट्स। उसके अलावा है मोटर व्हीकल एक्ट, उसके अलावा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इतना ही है हमारा सब्जेक्ट, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि 2 मार्क्स के लिए क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, और यही क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स के लिए भी आ सकते हैं, लेकिन हमको उसमें एलॉबरेट करके लिखना होगा। और ऑब्वियसली वो एक क्वेश्चन नहीं होगा, 3-4 चीज़ें एक साथ होगी। तो डिफाइन टॉर्ट। टॉर्ट क्या है? टॉर्ट इज़ अ सिविल रॉन्ग। ये हम सबको पता है कि टॉर्ट जो है वो क्रिमिनल रॉन्ग नहीं है, टॉर्ट सिविल रॉन्ग है। कमिटेड अगेंस्ट अनदर पर्सन कॉजिंग लीगल इंजुरी फॉर विच द लॉ प्रोवाइड्स रेमेडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। लीगल इंजरी होगी तो ही रेमेडी होगी। तो टॉर्ट के डेफिनेशन में ही यही दिया है कि टॉर्ट तो पहली चीज़ ये है कि सिविल रॉन्ग है जो किसी दूसरे पर्सन ने किया है, प्लस लीगल इंजरी हुई है, उस सिविल रॉन्ग की वजह से मुझे लीगल इंजरी हुई है, जिसके लिए लॉ जो है वो रेमेडी प्रोवाइड करता है। रेमेडी प्रोवाइड करता है मतलब उसके लिए कुछ कॉम्पेंसेशन होगा या इंजंक्शन होगा या उसको कुछ भी, मतलब उसके लिए रेमेडी है, उसका सॉल्यूशन दिया है। तो दैट इज़ द टॉर्ट। व्हाट इज मीन्ड बाय टॉर्ट इन इंडिया? सिविल रॉन्ग रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया, जो इंडिया में रिकॉग्नाइज होते हैं सिविल रॉन्ग्स, उनको कहते हैं टॉर्ट इन इंडिया अंडर कॉमन लॉ प्रिंसिपल एंड स्टैट्यूट्स। इंडिया के हिसाब से, इंडिया के लॉ स्टैट्यूट्स मतलब इंडिया के जो लॉ है, जो एक्ट है, जो प्रोविजंस है, उसके हिसाब से जो चीज़ इंडिया में सिविल रॉन्ग रिकॉग्नाइज होती है वो टॉर्ट इन इंडिया है। व्हाट इज़ नेचर ऑफ टॉर्ट? टॉर्ट का नेचर क्या हो सकता है? सिविल हो सकता है, नॉन क्रिमिनल है यहाँ पे, नॉट क्रिमिनल, हाँ नॉन क्रिमिनल, तो नॉन क्रिमिनल हो सकता है, एंड रॉन्गफुल एक्ट हो सकता है, कॉजिंग लीगल इंजुरी, कोई ऐसा रॉन्गफुल एक्ट जिससे लीगल इंजुरी हो, भले ही वो सिविल भी ना हो, नॉन क्रिमिनल भी ना हो। जैसे कि हमने देखा था एग्जाम्पल के ये देखा था हमने कि 2 अगर क्लासेस है आजू बाजू में, तो एक ट्यूशन क्लासेस है, अगर कोचिंग क्लासेस है, उसके बाजू में किसी दूसरे बंदे ने कोचिंग क्लासेस खोला। अब यहाँ पे दूसरे बंदे ने कोचिंग क्लासेस खोला तो उसने हेल्दी कंपटीशन में कोचिंग क्लासेस खोला है। यहाँ पे डैमेज हुआ है उसको, जिसका क्लासेस पहले चल रहा था उसको डैमेज हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है दूसरे बंदे के नए क्लासेस खोलने की वजह से, उसको डैमेज हुआ है, बट दिस इज़ नॉट द लीगल इंजुरी। अगर लीगल इंजुरी होती तो उसको रेमेडी मिलती। तो यहाँ पे वो लीगल इंजुरी नहीं थी, यहाँ पे सिर्फ डैमेज था। तो इसके रिलेटेड मैक्सिम्स भी हमने देखे हैं और भी देखेंगे कि डेनिम
सिने इंजुरिया, इंजुरिया सिने रेनम, तो ये हमने देखे थे, अभी आएंगे इसमें हम लोग देखेंगे वो। तो लीगल इंजरी होगी अगर, तो ही वो जो है वो टॉर्ट कहा जाएगा, मतलब उसके अगेंस्ट रेमेडी मिलेगी तो ही वो टॉर्ट कहा जाएगा। एंड टॉर्ट कुड बी सिविल, नॉन क्रिमिनल और रॉन्गफुल एक्ट जिससे लीगल इंजरी हो, वो सब चीज़ें टॉर्ट है। व्हाट इज़ द स्कोप एंड ऑब्जेक्ट ऑफ टॉर्ट? क्या स्कोप है एंड ऑब्जेक्ट है टॉर्ट का? स्कोप ये है कि वो पर्सन को प्रोटेक्ट करता है, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है, रेप्यूटेशन को प्रोटेक्ट करता है और राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। रेप्यूटेशन को प्रोटेक्ट करता है जो डिफेमेशन वाला टॉर्ट है उससे, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है जो ट्रेस पासिंग वाला टॉर्ट है उससे, पर्सन को प्रोटेक्ट करता है उसके लिए वेरियस ये है कि जैसे कि ट्रेस पास टू अ पर्सन है, बैटरी है, असॉल्ट है, तो ये सब चीज़ें जो है वो पर्सन को प्रोटेक्ट करती है। ये टॉर्ट का स्कोप है, टॉर्ट का जो क्या वास्ट स्कोप है। और ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट ये है कि कॉम्पेंसेट विक्टिम्स, अगर कोई विक्टिम है, किसी के साथ गलत हुआ है, टॉर्ट हुआ है, किसी के साथ उसको इंजरी हुई है, लीगल इंजरी हुई है, तो उसको कॉम्पेंसेशन मिलेगा। एंड प्रिवेंट रिकरेंस, तो फिर से ना हो उसके साथ वैसा। फॉर दिस रीज़न ये टॉर्ट जो है वो आया है। डिस्टिंक्शन बिटवीन टॉर्ट एंड क्राइम, टॉर्ट एंड क्राइम में क्या डिस्टिंक्शन है? टॉर्ट जो है वो प्राइवेट रॉन्ग है, मतलब किसी एक बंदे के साथ कुछ गलत हुआ है और विक्टिम सू कर सकता है, जो विक्टिम होगा वो खुद ही सू करेगा, खुद ही केस करेगा, कॉम्पेंसेशन की मांग करेगा। लेकिन क्राइम में क्या होगा? प्राइवेट रॉन्ग की जगह ये पब्लिक रॉन्ग होगा, मतलब वो चीज़ एट लार्ज भी वो गलत है तो वो क्राइम है। दूसरा, स्टेट उसको प्रोसिक्यूट करती है, अगर कोई क्राइम करता है तो उसके अगेंस्ट जो है वो स्टेट प्रोसिक्यूट करती है, और वहाँ पे कॉम्पेंसेशन से काम नहीं चलता है सिर्फ, उसमें पनिशमेंट भी होती है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द क्राइम एंड अ टॉर्ट। नाउ डिस्टिंक्शन बिटवीन टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो टॉर्ट अलग चीज़ है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलग चीज़ है, बिकॉज जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए अलग से एक एक्ट ही है जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। और कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने के हो जाता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट अगर तोड़ देती है कोई भी पार्टी या उसमें कुछ भी गलत करती है, तो उसके लिए अलग से कॉन्ट्रैक्ट में एक्ट दिया है, और उसके लिए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग से रेमेडीज़ दी गई हैं, अलग से उसके प्रोविजंस हैं, और अलग से उसके बारे में डिटेल दिया गया है, और वो सिर्फ नॉर्मल टॉर्ट नहीं है। तो इसीलिए टॉर्ट अलग है और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलग है। तो टॉर्ट जो है वो ड्यूटी बाय लॉ है, मतलब टॉर्ट जो अगर कोई कर रहा है, कोई अगर टॉर्ट से फॉर एग्जांपल कोई किसी ने किसी के साथ डिफेमेशन किया, किसी का ना किसी की रेपुटेशन ख़राब की, तो अब ये जो है किसी की ये ख़राब की, तो ये उसने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ है कि मैं तुम्हारा नाम ख़राब नहीं करूँगा। कॉन्ट्रैक्ट किया होता तो वो कॉन्ट्रैक्ट के केस में अलग आ जाता, वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता। बट यहाँ पे अगर ये लॉ ने सबको राइट दिया हुआ है कि कोई भी किसी का डिफेमेशन नहीं करेगा, तो ये ड्यूटी बाय लॉ है इन केस ऑफ टॉर्ट। लेकिन इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आप अपनी ड्यूटीज़ फॉलो करते हो। तो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस कि टॉर्ट जो है उसमें जो भी टॉर्ट कब साबित होगा, जब आपकी ड्यूटी है लॉ के हिसाब से, जो आपके काम है जो आपको करने हैं वो आपने नहीं किए। फॉर एग्जांपल ट्रेस पासिंग नहीं करनी चाहिए तो वो आपने किया, तो वो हो गया टॉर्ट। आपको किसी के बारे में गलत नहीं पब्लिश करना है तो आपने लिबेल कर लिया, तो वो हो गया टॉर्ट। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में रॉन्ग क्या होगा कि अगर आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि तुम मेरा ये काम करो और मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा, और तुमने उसको पैसा नहीं दिया, या तुमने देर से पैसा दिया या कम पैसा दिया, तो यहाँ पे तुमने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। तो कॉन्ट्रैक्ट की जो ड्यूटीज़ है वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई होती है, बट टॉर्ट से रिलेटेड, टॉर्ट के अगेंस्ट जो ड्यूटीज़ है, जो नहीं करोगे तो टॉर्ट हो जाएगा, तो वो लॉ ने लिखी है, स्टैट्यूट ने लिखी है। और ये इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट से बेस्ड नहीं है, टॉर्ट किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से बेस्ड नहीं है। एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ड्यूटी बाय एग्रीमेंट। तो ड्यूटी बाय एग्रीमेंट के हिसाब से जो ड्यूटीज़ है वो अगर आपने नहीं की, तब आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। और उसके लिए रेमेडीज़ जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल होती है, जो कॉन्ट्रैक्ट में रेमेडीज़ लिखी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसको पनिशमेंट होगी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो पेनल्टी होगी, या फिर जो भी लीगली उनको आगे जाना है वो हिसाब से वो जा सकते हैं। हु मे सू इन टॉर्ट?
टॉर्ट में सू कौन कर सकता है, कौन किसके ऊपर केस कर सकता है? इंजर्ड पर्सन, जो भी इंजरी है, दैट पर्सन कैन सू अगेंस्ट द पर्सन जिसने उसके लिए गलत किया है। लीगल ईयर्स, उस पर्सन के लीगल ईयर्स भी, नॉट ओनली द इंजर्ड पर्सन जिसका मतलब जिसको डैमेज हुआ है, जिसको लीगल इंजरी हुई है, उसके लीगल ईयर्स भी कर सकते हैं, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स भी कर सकते हैं, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव्स भी कर सकते हैं। हु मे नॉट बी सूड इन टॉर्ट, तो कौन है जो टॉर्ट में जिनको हम सू नहीं कर सकते हैं? डेड पर्सन, जो मर गया उसके अगेंस्ट आप केस नहीं कर सकते हो, बट हाँ जो मर गया है उसके बिहाफ पे उसका कोई लीगल ईयर आपके अगेंस्ट केस कर सकता है, लेकिन जो मर गया है उसके अगेंस्ट आप केस नहीं कर सकते हो। सोवेरेन एक्ट्स, जो सोवेरेन मतलब जो अथॉरिटी ने एक्ट किए हैं, जो जुडिशल ने एक्ट किए हैं, जो गवर्नमेंट ने एक्ट किए हैं, उन एक्ट के अगेंस्ट यू कैन नॉट सू। सोवेरेन एक्ट अंडर इम्यूनिटी एग्जेम्प्टेड बाय स्टेट, तो जिनको इम्यूनिटी है, फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट में इम्यूनिटी है, प्रिविलेज है पार्लियामेंट के मेंबर्स को कि वो कुछ भी बोल सकते हैं, किसी के लिए डिफेमेशन कर सकते हैं। तो अगर उनको सोवेरियन एक्ट, जो उनको इम्यूनिटी दी गई है, जो प्रिविलेज दी गई है स्टैट्यूट ने, तो ऐसे केसेस में आप उनके अगेंस्ट सू नहीं कर सकते हो। वॉट इज़ मीन्ड बाय डेमनम सिने इंजुरिया, ये हमने अभी, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि लॉज विदाउट लीगल इंजुरी, मतलब जैसे कि वो मैंने कोचिंग क्लासेस का एग्जाम्पल बताया, तो ऐसे कोचिंग क्लासेस के एग्जाम्पल में उसको लॉस तो हो रहा है बाजू में जो दूसरा कोचिंग क्लास खुला है उसके वजह से, बट जो लॉस हुआ है वो लीगल इंजुरी नहीं है, मतलब वो लीगली रॉन्ग नहीं है, भले ही उसको डैमेज हुआ है। द मीनिंग इज डैमेज विदाउट इंजुरी, मतलब डैमेज तो हुआ है बट लीगल इंजुरी नहीं है। डैमनम मतलब डैमेज, सिने मतलब विदाउट, एंड इंजुरिया मतलब इंजुरी, तो डैमेज विदाउट इंजुरी। तो यहाँ पे डैमेज तो हुआ है बट लीगल इंजुरी नहीं है, इसीलिए उसके पास कोई मतलब कॉम्पेंसेशन करने का हक नहीं है। तो लीगल इंजुरी होना इम्पॉर्टेंट है। लीगली आपके राइट्स अगर ब्रीच हुए हैं, नो ब्रीच ऑफ लीगल राइट, अगर लीगल राइट ब्रीच हुए हैं तो ही आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगा टॉर्ट्स में, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे ये मैक्सिम यूज़ होता है, डैमनम सिने इंजुरिया। वॉट इज़ मीन्ड बाय इंजुरिया सिने डैमनम, तो ये एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट है, लीगल इंजुरी विदाउट एक्चुअल लॉस। तो यहाँ पे हमने जब पहले किया था तो एग्जाम्पल ये देखा था कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा वोट देने जा रहा है, उसको वोट देने नहीं मिला, लेकिन वो जिसको वोट देना चाह रहा था वही बंदा जीता है, तो यहाँ पे उसका एक्चुअल लॉस नहीं हुआ, उसको वोट देने नहीं दिया गया तो भी उसका एक्चुअल लॉस नहीं हुआ, क्योंकि वो जिस कैंडिडेट को वोट देना चाह रहा था वही कैंडिडेट जीता है। यहाँ पे कोई एक्चुअल लॉस नहीं हुआ है बट उसके लीगल राइट्स जो है वो वॉयलेट हुए हैं, तो उसके लीगल राइट्स की इंजरी हुई है, इसीलिए उसको जो है वो कॉम्पेंसेशन मिलेगा। तो ये दोनों ऑपोजिट है। डैमनम सिने इंजुरिया इज डैमेज विदाउट लीगल इंजुरी, एंड इंजुरिया सिने डैमनम इज लीगल इंजुरी विदाउट डैमेजेस। तो कोई डैमेज नहीं हुआ है बट लीगल इंजुरी हुई है, उसका लीगल राइट जो है, फंडामेंटल राइट जो है वोट करने का, वो उसका जो है वो डैमेज हुआ है, मतलब वो नॉट डैमेज हुआ है, उसको इंजरी हुई है, लॉस हुआ है, लेकिन एक्चुअली में डैमेज नहीं हुआ है, एक्चुअल लॉस नहीं हुआ है, उसका राइट वॉयलेट हुआ है इवन विदाउट डैमेज, कोई डैमेज ना हो फिर भी। तो ये मैक्सिम भी इम्पॉर्टेंट है। Define the maxim obijus ibi remedium, where there is a right there is a remedy। जहाँ पे right है, हक है, हक वॉयलेट हो रहा है तो रेमेडी मिलेगी। ओबी जस इबी रेमेडियम, जहाँ ओबी इज जहाँ, जस इज जस्टिस, इबी इज वहाँ, रेमेडियम इज रेमेडी, जहाँ पे राइट है वहाँ पे रेमेडी अवेलेबल है, मतलब राइट वॉयलेट हुआ आपको रेमेडी मिल जाएगी। What is meant by voluntary not fit injuria? Voluntary not fit injuria is victim consented to the risk, no claim possible। तो ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है कि voluntary not fit injuria मतलब अपनी voluntary मतलब voluntarily
वॉलंटरीली ही आपने कोई काम किया है। फॉर एग्जाम्पल आप पैराग्लाइडिंग के लिए गए हो, आपने साइन किया है, आपको पता है कि पैराग्लाइडिंग में क्या रिस्क हो सकते हैं, आप साइन करके पैराग्लाइडिंग करने गए हो। तो यहाँ पे अगर आप उसके बाद कॉम्पेंसेशन या क्लेम मांगोगे भी, अगर आपको कुछ हो रहा है, कहीं चोट लग रही है, इंजरी हो रही है, तो भी यहाँ पे यू कैन नॉट कॉम्पेंसेट, बिकॉज आपने वॉलंटरीली वो एक्ट किया है, यू वर अवेयर ऑफ दैट इंजरी। तो वॉलंटरी नॉट फिट इंजुरिया, जहाँ पे वॉलंटरी आप काम कर रहे हो तो यू आर नॉट फिट फॉर इंजुरिया, मतलब वहाँ पे वो लीगल इंजुरी नहीं है। विक्टिम कंसेंटेड टू रिस्क, विक्टिम से रिस्क का कंसेंट लिया गया है तो क्लेम पॉसिबल नहीं होगा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट मैक्सिम है जो बहुत बार एग्जाम में आया है, इवन ज़्यादा मार्क्स के लिए भी आता है, नॉट ओनली फॉर 2 मार्क्स। व्हाट इज मीन्ड बाय एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ लाइबिलिटी इन टॉर्ट? एक्सटिंग्विश मतलब क्या? फायर एक्सटिंग्विशर मतलब फायर को ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पे एक्सटिंग्विश मतलब वही है, ख़त्म कर देता है। किसको? लाइबिलिटी इन टॉर्ट को। तो टॉर्ट की लाइबिलिटी ख़त्म कैसे होगी? ख़त्म कैसे होगी? जब आपको कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा, या तो फिर वो बंदा ही, उसका ही डेथ हो जाएगा, किसी भी तरीके से ऑब्लिगेशन जो है वो फुलफिल हो गया, किसी भी तरीके से जो लाइबिलिटी है वो ख़त्म हो गई, एक्सटिंग्विश हो गई। तो एक्सटिंग्विश हो गई, उसको बोलते हैं एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ लाइबिलिटी इन टॉर्ट्स। जहाँ पे आपका ऑब्लिगेशन फुलफिल हो गया, मतलब सामने वाले से आपने कॉम्पेंसेशन मांगा था वो दे दिया, आपने पेमेंट मांगा था वो दे दिया, या तो फिर आप चाहते थे उसको पेनल्टी लगे तो वो लग गई, या तो फिर वो बंदा ही एक्सपायर हो गया, तो यहाँ पे लाइबिलिटी एक्सटिंग्विश हो गई, इसके आगे कुछ भी नहीं हो सकता। तो एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ लाइबिलिटी इन टॉर्ट इज द लाइबिलिटी इज एक्सटिंग्विश्ड। व्हाट आर जनरल डिफेंसेस इन टॉर्ट? तो जनरल डिफेंसेस इन टॉर्ट, इस पे बड़ा क्वेश्चन भी आता है। तो डिफेंसेस क्या क्या है? मतलब टॉर्ट हुआ है आपसे, फिर भी आपको क्लेम नहीं देना पड़ेगा, कॉम्पेंसेशन नहीं देना पड़ेगा, तो इसके क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या डिफेंसेस हैं, क्या क्या प्रिविलेजेस हैं? एक तो ये है वॉलंटी। तो ये वॉलंटी मतलब यही, वॉलंटी नॉट फिट इंजुरिया, मतलब आप वॉलंटरीली कुछ करने जा रहे हो, आप ये बता रहे हो कि वो पैराग्लाइडिंग पे खुद अपनी मर्जी से बैठा था, हमने उससे साइन लिया था, उसको पता था रिस्क के बारे में, ही वॉज कंसेंटेड टू द रिस्क। तो ऐसे केस में डिफेंसेस मिल जाते हैं सामने वाले को कि ये वॉलंटरीली बैठा था पैराग्लाइडिंग के लिए, इसीलिए उसको कॉम्पेंसेशन नहीं देना पड़ेगा। तो दिस इज द डिफेंसेस इन द टॉर्ट। सेकेंड डिफेंस इज कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, जो हमने देखा था कि एक कार ड्राइवर जिसकी गाड़ी की ब्रेक फेल है और सामने का कार ड्राइवर जो रॉन्ग साइड से आ रहा है, दोनों ही नेग्लिजेंस कर रहे हैं, एक साइड का नेग्लिजेंस नहीं है, उसने खुद ही गलत किया है, तो इसको क्या बोलेगा वो? तो यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है, दोनों साइड से नेग्लिजेंस है। तो ऐसे केसेस में भी जो है वो कॉम्पेंसेशन नहीं मांग सकता है। तो दिस इज द डिफेंसेस इन द टॉर्ट। और इनएविटेबल एक्सीडेंट, इनएविटेबल मतलब जो इनएविटेबल है, मतलब जिसको आप अज्यूम नहीं कर सकते हो, जिसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, अचानक से हुआ है, तो ऐसा कोई केस एक्सीडेंट है, ऐसा कोई इनएविटेबल है एक्सीडेंट। यहाँ पे एक्सीडेंट का मतलब रोड एक्सीडेंट की बात नहीं चल रही है, उसकी भी बात चल रही है, बट कोई भी ऐसा इंसिडेंट, कोई भी ऐसा एक्सीडेंट जो इनएविटेबल हो, जो पता नहीं हो, जो अचानक से हुआ हो, तो ऐसा जो अगर कुछ हुआ तो उसके लिए भी जनरल डिफेंसेस अवेलेबल हैं टॉर्ट में, आपको कॉम्पेंसेशन नहीं देना होगा। दूसरा, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, गवर्नमेंट कोई रोड भी बनाती है तो भी आपकी जो घर है वो चला जाएगा, या आपका जो शॉप है उतना एरिया चला जाएगा। ऐसे केस में भी आप कॉम्पेंसेशन नहीं मांग सकते हो कि यहाँ पे टॉर्ट हुआ है, ट्रेसपासिंग हुई है, या व्हाट्सोएवर टॉर्ट हुआ है। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के पास प्रिविलेज है, डिफेंस अवेलेबल है कि उनसे आप कॉम्पेंसेशन नहीं मांग सकते हो। और एक्ट ऑफ गॉड अगर हुआ है, फ्लड आया है, अर्थक्वेक हुआ है, तो ऐसे केसेस में उसकी गलती नहीं है, सामने वाले की गलती नहीं है, तो ऑब्वियसली उसके पास एक डिफेंस अवेलेबल है, वो बता सकता है कि दिस वाज नॉट डन बाय मी, दिस वाज बिकॉज ऑफ द एक्ट ऑफ गॉड। तो ऐसे केसेस में भी डिफेंसेस है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो हमको ये सारी चीज़ें वॉलेंटी नॉट फिट इंजरिया, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, इनएविटेबल एक्सीडेंट, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, एक्ट ऑफ गॉड, ये सब डिटेल में लिखना है। नाउ व्हाट इज़ असॉल्ट? असॉल्ट हमने देखा था कि क्या है असॉल्ट, कल ही हमने देखा था कि इट इज़ अ थ्रेट। मतलब क्या? कि बैटरी होने से पहले असॉल्ट होता है, कि पहले किसी को थ्रेट
थ्रेटनिंग होता है, डर लगता है कि मुझे हार्म ना हो, मुझे फिजिकली एस बैटरी ना हो, फिजिकली उसको फोर्स उसके ऊपर यूज ना हो, उसके पहले जो डर होता है तो वो होता है थ्रेट और अटेम्प्ट कॉजिंग फियर ऑफ इमिटेंट हार्म, मतलब इमीजिएटली हार्म हो सकता है, फ्यूचर के हार्म की बात नहीं चल रही है वहाँ पे, तो इमीजिएटली उसको हार्म होने की संभावना है, वैसा उसको डर है, तो उसे असॉल्ट बोलते हैं। व्हाट इज बैटरी? तो फिजिकल किसी भी तरह का हार्म, जो ऑफेंस हो, फिजिकली फोर्सफुली कुछ भी फिजिकली नुकसान पहुंचाना इज अ बैटरी। एंड नेक्स्ट इज फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। तो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट क्या है? अनलॉफुल कन्फाइनमेंट, कन्फाइनमेंट किसी प्राइवेट जगह पे, कन्फाइंड जगह पे, आइसोलेटेड जगह पे रिस्ट्रेन कर लेना, किसी को इम्प्रिजनमेंट कर लेना, उसके घर में कैद कर लेना, बाहर किसी बंगलों में, किसी झोपड़े में, किसी भी अलग जगह पे उसे रख लेना, तो दैट इज ऑल्सो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट अगेंस्ट द विल ऑफ दैट पर्सन, उसके विल के अगेंस्ट। एंड व्हाट इज ट्रेसपास टू पर्सन? अभी ये जो चीज़ें हैं ना, ये ट्रेसपास टू पर्सन ही है, ये तीनों, असॉल्ट, बैटरी और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, तो ये तीनों ट्रेसपास टू पर्सन है। वैसे ही ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी होता है कि किसी और की प्रॉपर्टी में आप जाते हो तो वो लैंड का ट्रेसपास होता है। दूसरा होता है ट्रेसपास ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी जब लैंड जो मूव नहीं हो सकती, और मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब किसी के गुड्स, किसी की चीज़ें, जो गाड़ी है, कोई भी गुड्स है, उस पे अगर आप इंटरफियर कर रहे हो इलीगल तरीके से, तो वो भी आप ट्रेसपास ही कर रहे हो। तो ट्रेसपास हमेशा सिर्फ लैंड का या गुड्स का नहीं होता, ट्रेसपास पर्सन का भी होता है, मतलब पर्सन के अगेंस्ट आपने कुछ अपनी हद पार की, तो दैट इज ट्रेसपास टू पर्सन। और ट्रेसपास टू पर्सन के 3 टाइप्स हैं, असॉल्ट, बैटरी और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। तो ये तीनों जो है वो ट्रेसपास टू पर्सन के टाइप्स हैं। ट्रेसपास टू पर्सन के एक्ट क्या क्या है? दैट इज पर्सनल सिक्योरिटी को अगर कोई इफेक्ट करता है, तो जैसे कि असॉल्ट है, बैटरी है एंड फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है। और ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी क्या होगा? अनऑथोराइज इंटरफियरेंस विथ लैंड और गुड्स ऑफ अनदर। लैंड से किया तो ट्रेसपास टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, और गुड्स पे अगर ट्रेसपास किया तो इट विल बी ट्रेसपास टू मूवेबल प्रॉपर्टी। तो दोनों ही प्रॉपर्टी में ही आएगा, इमूवेबल या मूवेबल। व्हाट इज मीन्ड बाय डिफेमेशन? तो डिफेमेशन मतलब क्या है? कि किसी के बारे में गलत स्टेटमेंट बोलना ताकि उसकी फेम खराब हो, उसका रेपुटेशन खराब हो, उसकी फेम को डिफेम करना। तो पब्लिकेशन ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट हार्मिंग रेपुटेशन, तो अगर राइटिंग में है तो वो लिबेल है, और स्पोकन है तो वो स्लैंडर है। न्यूसेंस क्या है? अनरीजनेबल इंटरफियरेंस विथ यूज और एंजॉयमेंट ऑफ लैंड और पब्लिक राइट्स। तो न्यूसेंस लैंड के लिए भी हो सकता है, पब्लिक राइट्स के लिए भी हो सकता है। जो पब्लिक को राइट्स दिए हैं, वहाँ पे आपने ज़ोर से बड़े वॉल्यूम में आवाज़ किया, या पब्लिक एरिया में आपने कोई भी ऐसा काम किया जो दूसरों के लिए इंटरफियरेंस हो, अनरीजनेबल हो, रॉन्ग हो लीगली, तो ऐसा कुछ आपने किया तो वो न्यूसेंस में आ जाएगा। व्हाट इज नेग्लिजेंस? जैसे कि हमने किया कि नेग्लिजेंस हमने देखा, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस हमने देखा कि दोनों लोगों का नेग्लिजेंस है, मतलब दोनों जो लोग हैं वो नेग्लिजेंट है, मतलब दोनों का जो है, दोनों की गलती बोल सकते हैं, दोनों का ध्यान नहीं है, ऐसा। तो फेलियर टू एक्सरसाइज रीजनेबल केयर, अगर आपने रीजनेबल केयर जो लेनी चाहिए, जैसे कि एक बंदे को रॉन्ग साइड में गाड़ी लेके नहीं आना चाहिए, तो अगर वो लेके आ रहा है तो मतलब वो रीजनेबल केयर को एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, तो वो नेग्लिजेंस के इसमें आ जाएगा, उसने नेग्लिजेंस किया है। कॉजिंग फोर्सिएबल हार्म, उसे पता है कि मैं अगर रॉन्ग साइड से गाड़ी लेके आऊँगा तो फिर मुझे हार्म हो सकता है, दैट हार्म इज़ फोर्सिएबल, ही कैन सी दैट हार्म, मुझे पता है कि ये हार्म हो सकता है, वो प्रेडिक्ट कर सकता है, तो ये फोर्सिएबल हार्म है, इसलिए वो
रीजनेबल केयर उसने नहीं लिया तो वो नेग्लिजेंस है। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल है कि अगर कोई गाड़ी में ब्रेक फेल है, उसे पता है कि ब्रेक नहीं चल रही है, फिर भी वो गाड़ी चला रहा है, तो दैट इज ऑल्सो ही इज फेलियर टू एक्सरसाइज इज रीजनेबल केयर ऑफ ड्राइविंग एंड कॉजिंग द फोर्सिएबल हार्म। उसे भी पता है कि मेरे साथ क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, तो वो नेग्लिजेंस कर रहा है। वॉट इज मीन्ड बाय जॉइंट टॉर्ट फीजर्स, ये हमने कल ही किया। जॉइंट टॉर्ट फीजर्स मतलब बहुत सारे लोग मिलके एक ही टॉट कर रहे हैं, तो ये जॉइंट टॉट फीजर्स हैं। एक टॉट के लिए बहुत सारे लोग जब रेस्पॉन्सिबल होते हैं, एक से ज़्यादा लोग जब रेस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो जॉइंट टॉट फीजर्स होते हैं। व्हाट इज़ नर्वस शॉक? नर्वस शॉक मतलब किसी को साइकोलॉजिकली ट्रॉमेटिकली दिमाग का धक्का लगे। मतलब ज़रूरी नहीं है कि किसी को जो है वो फिज़िकली ही अगर आप किसी को हार्म पहुंचा सकते हो, किसी को आपने ऐसा कुछ ऐसा बोला कि वो साइकोलॉजिकली उसकी इंजरी हुई और फिर उसने अपने आप को मारा, या उसने कोई भी ऐसा काम किया जो नहीं होना चाहिए था, तो फॉर दिस रीज़न जो नर्वस शॉक इसको बोलेंगे कि किसी को साइकोलॉजिकल इंजरी हुई। पहले क्या था कि नर्वस शॉक जो था वो फिजिकल इंजरी में इंक्लूडेड नहीं था। मतलब कि आपने बोला किसी को मारा तो ही आप टॉट में इंक्लूडेड था वो चीज़, लेकिन अगर आपने फिजिकली ही किसको डैमेज पहुंचाया है वो सिर्फ टॉट नहीं है। अगर आपने किसी को साइकोलॉजिकली भी इंजरी दी है, साइकोलॉजिकली भी किसी को इफ़ेक्ट किया है, तो भी वो टॉट है। इसीलिए नर्वस शॉक जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो साइकोलॉजिकली इंजरी है उसमें, जिसके वजह से ट्रॉमेटिक इवेंट्स हो सकते हैं। वॉट इज मैलिशियस अब्यूज ऑफ लीगल प्रोसेस? तो मैलिशियस क्या होगा? जो रॉन्ग होगा, जो मेलाफाइड होगा। लीगल प्रोसेस, लीगल सिस्टम का गलत यूज करना। मैलिशियस अब्यूज ऑफ लीगल प्रोसेस, लीगल प्रोसेस का अब्यूज कर रहे हैं गलत तरीके से, मैलिशियस तरीके से, मेलाफाइड तरीके से अब्यूज करना लीगल प्रोसेस का। किसी इंसान की बात नहीं चल रही है, लीगल सिस्टम को आपने गलत तरीके से यूज़ किया। मतलब फॉर एग्जांपल आपने पुलिस वाला बन के आप चले गए लोगों से, लोगों को सज़ा देने या कुछ भी करने या व्हाट्सोएवर, मतलब लीगल सिस्टम का आपने गलत तरीके से यूज़ करना, दैट इज़ malicious अब्यूज़ ऑफ लीगल प्रोसेस। इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ लीगल सिस्टम टू हार्म अदर्स, दूसरों को हार्म करने के लिए। वॉट इज़ विकेरियस लाइबिलिटी? तो विकेरियस लाइबिलिटी हमने किया है एक एग्जाम्पल कि विकेरियस लाइबिलिटी क्या होता है कि अगर मेरी गाड़ी मेरा ड्राइवर चला रहा है और उस ड्राइवर से कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो उस ड्राइवर के एक्सीडेंट के लिए मैं ज़िम्मेदार हूँ, बिकॉज आई एम द एम्प्लॉयर एंड ही इज़ द एम्प्लॉई। तो एम्प्लॉयर इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द टॉट ऑफ माई एम्प्लॉई। तो यहाँ पे क्या होता है, दिस इज कॉल्ड द विकेरियस लाइबिलिटी। मतलब वो मेरी ही लाइबिलिटी हो गई। अगर मेरी ऑफिस में कोई बंदा गलत डॉक्यूमेंट फाइल कर रहा है जिसकी वजह से मुझे पेनल्टी आई है इनकम टैक्स में, तो यहाँ पे जो भी पेनल्टी आई है उसकी विकेरियस लाइबिलिटी मेरी बनती है, क्योंकि मैंने उस बंदे को अपॉइंट किया है। अल्टीमेटली दिस पर्सन इज़ वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ मी। तो यहाँ पे विकेरियस लाइबिलिटी बनती है कि दूसरे पर्सन की टॉट की लाइबिलिटी कोई और पर्सन उठा रहा है, जो पर्सन उसका एम्प्लॉयर हो सकता है, प्रिंसिपल सर्वेंट का रिलेशन हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट का रिलेशन हो सकता है, कोई भी रिलेशन की वजह से अगर एक की लाइबिलिटी दूसरा पर्सन उठा रहा है, तो दैट इज द विकेरियस लाइबिलिटी। लाइबिलिटी ऑफ वन पर्सन ऑफ टॉट ऑफ अनदर। वो स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी हमने किया है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आज ही स्टार्ट में मैंने आपको एकदम शॉर्ट में बताया था, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के बारे में। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का बात आए, सीधा रिलायंस वर्सेस फ्लेचर माइन और फ्लड वाला केस, कोल माइन और फ्लड, वो दिमाग में आना चाहिए। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी मतलब रिलायंस वर्सेस फ्लेचर, बस उतना ही याद करना है हमको, और ये नाम लिखना ज़रूरी है और इसको डिटेल में भी लिखना ज़रूरी है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द मार्क्स अलॉटेड टू द पर्टिकुलर क्वेश्चन। लाइबिलिटी अराइजेस विदाउट नेग्लिजेंस फॉर हजार्डियस एक्टिविटीज़। तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल क्या है कि लाइबिलिटी अराइज होगी विदाउट नेग्लिजेंस फॉर हजार्डियस एक्टिविटीज़। तो उसमें हमने कंडीशन देखी थी कि हजार्डियस एक्टिविटी होगी, मतलब हजार्डियस प्रोडक्ट है या डेंजरस प्रोडक्ट्स हैं वो, और वो डेंजरस प्रोडक्ट जो है वो एस्केप हुए हैं अगर,
अपनी प्रेमाइसिस को छोड़ के बाहर गए हैं, तो आपकी जो है वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बनती है। तो लाइबिलिटी अराइजेस विदाउट नेग्लिजेंस ऑफ हजार्डियस एक्टिविटीज़। तो हजार्डियस एक्टिविटीज़ का नेग्लिजेंस के बिना, मतलब नेग्लिजेंस नहीं है, तो आपकी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बनती है। जैसे कि हमने देखा था केस ऑफ रिलायंस वर्सेस फ्लेचर, तो वही वो दिया है, पर्सन हु कीप्स हजार्डियस मटीरियल स्ट्रिक्टली लाइबल फॉर एस्केप काउजिंग डैमेज। अगर हजार्डियस मटीरियल आप रख रहे हो और वो आपका मटेरियल एस्केप हो रहा है उस पर्टिकुलर प्रेमाइसिस से, बाहर जा रहा है उस पर्टिकुलर प्रेमाइसिस से, तो आपके ऊपर स्ट्रिक्टली लायबिलिटी बनती है। तो आपका काम है कि आप हजार्डियस मटेरियल को वहीं संभाल के रखो। जैसे कि रिलायंस वर्सेस फ्लेचर में उनका काम था कि वो अपने रिजर्वायर जो आपने अननेचुरल तरीके से बनाए हैं उसको आप अपने ही लैंड में रहने दो, वो बाहर जाके फ्लड क्रिएट करेगा और दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा, उसकी कोल माइन को नुकसान पहुंचाएगा, तो आपको आपके ऊपर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बनती है और आपको कॉम्पेंसेशन करना पड़ेगा। तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का मतलब ही ये है कि स्ट्रिक्टली आपके ऊपर लाइबिलिटी है अगर आपके हजार्डियस मटेरियल, डेंजरस मटेरियल की वजह से डैमेज हुआ है तो। वॉट इज मीन्ड बाय एब्सोल्यूट लाइबिलिटी? एब्सोल्यूट लाइबिलिटी जो है वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, मतलब एब्सोल्यूट है, वो स्ट्रिक्ट से भी ज़्यादा एब्सोल्यूट है, स्ट्रिक्ट से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे आपकी गलती हो ना हो, ये जो अगर आपके हजार्डियस एक्टिविटीज़ की वजह से हार्म हुआ है, जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में हुआ था, तो ऐसे केसेस में उस कंपनी की एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है, चाहे आपकी गलती हो चाहे आपकी गलती ना हो, चाहे आपका हजार्डियस मटेरियल वहाँ से बाहर गया हो चाहे वो बाहर नहीं गया हो, लेकिन अगर प्रूफ होता है कि आपकी हजार्डियस एक्टिविटीज़ की वजह से हार्म हुआ है तो आपकी लाइबिलिटी जो है वो एब्सोल्यूटली बनती है। देर आर नो एक्सेप्शंस। यहाँ पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में फिर भी एक्सेप्शंस है कि एक्ट ऑफ गॉड है, और अगर प्लेंटिफ का खुद का ही फॉल्ट है, अगर खुद ही वो उसको पता है कि पानी आने वाला है फिर भी वो जानबूझ के वहाँ पे कोल माइन बना रहा है, तो अगर ये साबित होता है कि प्लेंटिफ की खुद की ही गलती है, तो ऐसे केस में भी जो है वो लाइबिलिटी के लिए एक्सेप्शन मिल सकता है, कॉम्पेंसेशन नहीं देना पड़ेगा। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में तो भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। ये तो फ्लड चलो उसका उसके रिजर्वायर से आया, अगर नेचुरल तरीके से फ्लड आया होता, एक्ट ऑफ गॉड से फ्लड आया होता, तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में एक्सेप्शंस है। बट रिलायंस वर्सेस फ्लेचर के केस में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है तो एक्सेप्शंस अवेलेबल है उनके पास। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है वो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का केस है, उसमें कोई भी एक्सेप्शंस नहीं है, इट्स एब्सोल्यूटली अ लाइबिलिटी विदाउट एनी एक्सेप्शंस। व्हाट इज जुडिशियल रेमेडी? जुडिशियल रेमेडी क्या है? जुडिशियल रेमेडी वो है जो कोर्ट देती है रेमेडी। कोर्ट क्या रेमेडी देगी? कोई अगर लीगल राइट किसी का वायलेट हुआ है तो कोर्ट क्या रेमेडी दे सकती है? कोर्ट ये रेमेडी दे सकती है, कोर्ट बता सकती है कि उसको कॉम्पेंसेट करो अगर आपने ये टॉट किया है, आपने ये लीगल राइट किसी का वायलेट किया है। या फिर कोर्ट इंजंक्शन लेके आ सकती है। इंजंक्शन मैंने अभी बताया, इंजंक्शन मतलब कोर्ट बोल सकती है कि तुम अभी से ऐसा नहीं करोगे, इन फ्यूचर एक वार्निंग दे सकती है, बोल सकती है कि अब से तुम ऐसा करो या अब से तुम ऐसा नहीं करो, मतलब अब तुम इसके घर में ट्रेसपासिंग नहीं करोगे, या फिर तुम उसका जो तुमने फॉल्स इम्प्रिजनमेंट किया था वो नहीं करोगे और उसके बदले तुम इसको जो है वो इतना कॉम्पेंसेशन दे दो। तो ऐसा इंजंक्शन टू डू समथिंग और टू नॉट टू डू समथिंग, कोर्ट एक तरह की रेमेडी दे सकती है। इंजंक्शन भी रेमेडी दे सकती है कोर्ट, कॉम्पेंसेशन के फॉर्म में भी रेमेडी दे सकती है, या कोई स्पेसिफिक रिलीफ के फॉर्म में भी रेमेडी दे सकती है। तो जुडिशियल रेमेडी वो होगी जो कोर्ट ने रेमेडी दी है, जो कोर्ट ने सॉल्यूशन निकाल के दिया है। व्हाट इज एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी? जो कि एक्स्ट्रा जुडिशियल है, जुडिशियल के एक्स्ट्रा, जुडिशियल के बाहर कोई रेमेडी अगर मिलती है तो, जैसे कि आर्बिट्रेटर्स होते हैं या कोई मीडिएटर्स होते हैं जिनके पास आप गए हो, आप कोर्ट में नहीं गए हो टॉर्ट्स के लिए, कहीं और गए हो,
तो वहाँ पे अगर कोर्ट के बाहर आपको कहीं रेमेडी मिली है, कोर्ट के बाहर अगर आपको सॉल्यूशन मिला है, तो वो होती है एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी. इट कैन बी आर्बिट्रेशन, इट कैन बी मीडिएशन, इट कैन बी अ नेगोशिएशन. आप हो सकता है खुद ही आपने नेगोशिएट कर लिया हो कि तुमने मेरी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया, मेरा दरवाज़ा टूट गया, तुम मुझे 5,000 दे दो. वो बोलेगा नहीं चलो 3,000 देता हूँ, जाने तो कोर्ट में कौन जाएगा. तो ऐसे करके नेगोशिएशन कर लिया हो, तो दैट इज़ एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी. व्हाट इज़ हु इज़ अ कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. तो ये वाला भी हमने फुल फ्लेजेडली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किया हुआ है. आपको टाइम मिलेगा तो आप देख सकते हो. तो पर्सन हु बाइज और यूजेस गुड्स और सर्विसेज फॉर पर्सनल, कमर्शियल और प्रोफेशनल पर्पसेस. तो कंज्यूमर कौन है? जो गुड्स या सर्विस, इसमें कंज्यूमर दोनों के लिए है. जो सर्विस को बाय करेगा वो भी कंज्यूमर है, जो गुड्स को बाय करेगा वो भी कंज्यूमर है. कौन से यूज़ के लिए? पर्सनल यूज़ के लिए, कमर्शियल यूज़ के लिए या फिर प्रोफेशनल पर्पस के लिए. व्हाट इज़ मीन्ड बाय डिफेक्ट इन गुड्स. तो गुड्स में डिफेक्ट मतलब क्या? गुड्स में कभी भी डिफेक्ट होगा, सर्विसेज में कभी भी डेफिशिएंसी होगी. क्योंकि गुड्स एक प्रोडक्ट है तो उसमें आप डेफिशिएंसी या क्वेरी ऐसा वर्ड नहीं यूज़ कर सकते हो. तो गुड्स होंगे तो उसमें डिफेक्ट होगा, मतलब उसमें कोई खराबी होगी तो उसे डिफेक्ट बोलेंगे. और सर्विस में अगर कोई खराबी होगी तो उसमें हम डेफिशिएंसी बोलेंगे. तो गुड्स में अगर डिफेक्ट है तो वो क्या डिफेक्ट हो सकता है कि उसकी क्वालिटी कम हो, शॉर्ट कमिंग हो क्वालिटी में, उसकी क्वांटिटी कम हो, क्वालिटी उसकी जो है इन्फीरियर हो, क्वांटिटी कम हो, सेफ्टी जो मेजर्स हैं वो ना हो उसमें, परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट, कोई टॉय है, मोबाइल है, कोई प्रोडक्ट है उसका परफॉर्मेंस सही नहीं हो, कोई लैपटॉप है तो जहाँ पे परफॉर्मेंस की बात आती है तो वहाँ पे उसका परफॉर्मेंस सही नहीं हो, तो ये सब आ जाएंगे डिफेक्ट में. और डेफिशिएंसी में क्या आएंगी? अगर सर्विसेज सब स्टैंडर्ड है, मतलब स्टैंडर्ड से कम है, सब स्टैंडर्ड है, अच्छे स्टैंडर्ड की नहीं है. डिलेड सर्विसेज है, मतलब जब मिलनी चाहिए थी तब नहीं मिली. नेग्लिजेंट अप्रोच है, तो नेग्लिजेंट मतलब इग्नोर कर रहे हैं, एक तरह का नेग्लिजेंस है, ध्यान नहीं है. तो मतलब केयरफुल अप्रोच नहीं है सर्विस देने में. कहीं होटल में आप जा रहे हो तो दे आर डिलेड सर्विस दे रहे हैं या दे आर नेग्लिजेंट, या फिर हार्मफुल अप्रोच है इन एनी सर्विस, तो दैट इज डेफिशिएंसी इन सर्विस. तो सर्विस में कोई भी कमी तो वो डेफिशिएंसी इन सर्विस, गुड्स में कोई भी कमी तो दैट इज डिफेक्ट इन गुड्स. व्हाट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल. तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल क्या है? एडवाइजरी बॉडी है, सेंट्रल या स्टेट लेवल पे हो सकती है, टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर राइट्स. बेसिकली कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बना हुआ है, स्टेट लेवल पे भी, सेंट्रल लेवल पे भी. व्हाट इज डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिस्प्यूट्स को, मतलब कंज्यूमर को जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं तो कंज्यूमर वो डिस्प्यूट्स लेके आते हैं रिड्रेसल कमीशन के पास. रिड्रेसल मतलब जो भी ग्रीवेंसेस होते हैं, जो डिस्प्यूट्स होते हैं, उसको सेटल करने के लिए, रिड्रेस करने के लिए, उनके पास एड्रेस करके सॉल्व करने के लिए ऐसी कमीशन के पास लेके जाते हैं. अगर वो केस 1 करोड़ तक का होगा तो आप डिस्ट्रिक्ट रिड्रेसल कमीशन के पास जाते हो. अगर आपका जो है 1 करोड़ से 10 करोड़ का केस है वो प्रोडक्ट या सर्विस का, तो आपको स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट के पास जाना है. और अगर उसके भी ऊपर है, 10 करोड़ से ऊपर के जो केसेस हैं, तो आप कौन से ट्रिब्यूनल में जाते हो? नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन के पास जाते हो. तो ट्रिब्यूनल फॉर क्लेम्स अप टू 1 करोड़ तक के अगर क्लेम है गुड्स या सर्विसेज के, तो आप अपने जो भी डिस्ट्रिक्ट में कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है, कंज्यूमर कमीशन है, वहाँ पे आप जा सकते हो और वो आपकी कंप्लेंट्स को सुनेगा रिलेटेड टू डिफेक्टिव गुड्स और डेफिशिएंसी इन सर्विस, डेफिशिएंट सर्विसेज में कुछ अगर डेफिशिएंसी है उसके रिलेटेड भी आप जा सकते हो. व्हाट इज़ द स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन. तो ट्रिब्यूनल जो कि 1 से 10 करोड़ तक की अपील्स को 1 से 10 करोड़ के केसेस लेती है, और अपील्स को, जो केसेस, फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने कोई ऑर्डर दे दिया, कोई डिसीजन दे दिया, और जो कंज्यूमर है जिसको जो ग्रीवेंसेस के लिए गया था, जो कंप्लेन लेके गया था, वो खुश नहीं है उसके डिसीजन से,
तो वो ऊपर की कोर्ट में जाएगा, चाहे वो केस 1 करोड़ तक का हो तब भी, क्योंकि अपील तो हमेशा ऊपर की कोर्ट में होती है। तो अगर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन से उसको सेटिस्फैक्टरी जो है वो नहीं मिला है डिसीजन, तो वो कंप्लेन के लिए जाए, मतलब वो अपील के लिए जाएगा। तो अपील के लिए कहाँ जाएगा? स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट। तो स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट के पास जब वो अपील के लिए जाएगा, तब वहाँ पे उस पे तब वहाँ उससे क्लेम का अमाउंट नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारा अमाउंट 1 करोड़ तक की है तो तुम इधर क्यों आए हो। तो यहाँ पे वो अपील के लिए आया है। अपील के लिए तो हमेशा हायर कोर्ट में जाना होता है, क्योंकि यहाँ का जो डिसीजन है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो वो अपील के जो यहाँ के जो अपील के केसेस होंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल के, वो स्टेट लेवल के पास जाएंगे। सिमिलरली स्टेट लेवल के जो भी डिस्प्यूट्स या जो भी अपील्स होंगी वो नेशनल के पास जाएंगी। और अदरवाइज नॉर्मल जो केसेस है 10 करोड़ से अबव, वो सीधा नेशनल कमीशन के पास ही जाएंगे। व्हाट इज मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल? MACT क्या है? क्वेसी जुडिशल बॉडी है अंडर मोटर व्हीकल्स एक्ट। तो क्वेसी जुडिशल है, मतलब जुडिशल बॉडी जैसी ही है ये, उन्होंने जुडिशल बॉडी ने ही बनाया है इसको, मोटर व्हीकल्स एक्ट, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल को, जो कि एक्सीडेंट क्लेम्स के रिलेटेड केसेस को हैंडल करती है और उनको कॉम्पेंसेशन देती है जहाँ पे कॉम्पेंसेशन देना होता है जो भी इंजर्ड होता है पर्सन। व्हाट इज मीन्ड बाय लाइबिलिटी विदाउट फॉल्ट अंडर मोटर व्हीकल एक्ट? मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से लाइबिलिटी विदाउट फॉल्ट क्या है? तो ये नो फॉल्ट लाइबिलिटी कब होती है? जब रास्ते पे चलते वाले इंसान को, थर्ड पर्सन को कुछ भी हार्म होता है, तो ऐसे केस में कॉम्पेंसेशन देना ही होता है, इवन इफ ओनर और ड्राइवर नॉट नेग्लिजेंट, मतलब उनको नहीं पता है, उनका कोई फॉल्ट नहीं है, तो भी ऐसे केसेस में कुछ लाइबिलिटीज होती है जो उनको कॉम्पेंसेट करनी ही पड़ती है। तो उसका मतलब है लाइबिलिटी विदाउट फॉल्ट, मतलब फॉल्ट हो ना हो आपकी लाइबिलिटी तो बनती ही है। व्हाट इज मीन्ड बाय थर्ड पार्टी रिस्क अंडर द मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988? तो थर्ड पार्टी रिस्क क्या है? ये हमने देखा है कि कवर्स पर्सन्स प्रॉपर्टी आउटसाइड द व्हीकल, व्हीकल के बाहर जो भी लोग अगर अफेक्ट हुए हैं एक्सीडेंट से, कोई रास्ते पे चल रहा है और एक्सीडेंट हुआ है आपसे, तो जो बंदा रास्ते पे चल रहा है उसकी कोई गलती नहीं है, तो उस बंदे की वो जो विक्टिम्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंडेटरी जो इंश्योरेंस होता है उसको थर्ड पार्टी रिस्क बोलते हैं, मतलब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बोलते हैं। तो जब क्वेश्चन ये आता है कि थर्ड पार्टी रिस्क क्या है, तो थर्ड पार्टी रिस्क ये है कि जो भी व्हीकल के बाहर कोई भी पर्सन या कोई भी प्रॉपर्टी, हो सकता है आपने किसी के घर का गेट ही तोड़ दिया तो उसकी गलती नहीं थी, तो ऐसे केसेस में उस बंदे को जो है वो प्रोटेक्शन मिलेगा, एक तरह का कॉम्पेंसेशन मिलेगा, क्योंकि वो विक्टिम हुआ है आपकी गलती की वजह से। आप गाड़ी बाहर निकाल रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि थर्ड पार्टी जो है वो सिक्योर्ड हो, थर्ड पार्टी का रिस्क जो है वो कवर्ड हो अंडर थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस। व्हाट इज ट्रेसपास एब इनिशो? एब इनिशो मतलब स्टार्टिंग से ही, शुरू से ही ट्रेसपास है, मतलब एंट्री लॉफुल इनिशियली बट बिकम्स टॉर्टियस ड्यू टू इलीगल पर्पस। मतलब इनिशियली तो आपने लॉफुली एंट्री की है, आपने बताया कि मेरे पास है ना ये है वारंट है आपके घर को सर्च करने का, ये वारंट आपने सही दिखा दिया, लेकिन जाने के बाद आपने इलीगल पर्पस के लिए आप वहाँ गए हो, आप कुछ और रीज़न से गए हो, कोई भी इलीगल पर्पस हो सकता है, कुछ चोरी करने के लिए या व्हाट्सोएवर। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो है वो ट्रेसपासिंग एब इनिशियो हो जाएगा, मतलब इनिशियली भले ही आपके पास इनिशियली लॉफुली एंट्री का था, मतलब राइट था आपके पास, या फिर फॉर एग्जांपल ऐसा सोच सकते हैं हम लोग कि अगर किसी ने आपको बर्थडे पार्टी पे बुलाया था और आप बर्थडे पार्टी पे आए, तो जब आप आए तब तो आप लॉफुली थे क्योंकि आप लीगल तरीके से आए हो, आपने कोई ट्रेसपासिंग नहीं की है, आप इन्विटेशन के हिसाब से गए हो। फिर वहाँ जाके आपने कुछ गलत इलीगल काम किया, तो वहाँ जाने के बाद अगर आपने इलीगल काम किया तो आपकी जो एंट्री हुई थी उसको भी ट्रेसपास में कंसिडर होगा, क्योंकि मतलब आप इनिशियली ही गलत इरादे से आए थे, तो दैट इज कॉल्ड ट्रेसपास एब इनिशियो, मतलब स्टार्टिंग से ही ट्रेसपास कंसिडर होगा। व्हाट इज वॉलेंटी? वॉलेंटी इज रिस्क टू कंसेंट, कंसेंट टू रिस्क। तो हमने देखा था वॉलेंटी
यहाँ पे देखा था कि वॉलंटरी नॉट फिट इंजुरिया में देखा था ये मैक्सिम वॉलंटरी इज वॉलंटरीली अपने कंसेंट से, अगर मुझे पता है, जैसे कि मैंने पैराग्लाइडिंग का एग्जांपल दिया, तो पैराग्लाइडिंग में वॉलंटरी नॉट फिट इंजुरिया का मैक्सिम इसीलिए कवर होता है कि वॉलंटरीली मैं रिस्क को कंसेंट दे रही हूँ, मुझे पता है कि मैं अगर पैराग्लाइडिंग करूँगी तो मुझे ये रिस्क है, तो दैट इज कंसेंट टू द रिस्क। और ये है टॉट में एक डिफेंस है कि अगर आप खुद ही वॉलंटरीली कुछ कर रहे हो, बॉक्सिंग कर रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, आपको पता है कि इसमें चांसेस है इंजरी होने के, तो वहाँ पे आप कॉम्पेंसेशन की कोई मांग नहीं कर सकते हो, तो ये सामने वाले के लिए एक डिफेंस है टॉट में। व्हाट इज इनएविटेबल एक्सीडेंट, तो अभी हमने ये देखा था कि एक्सीडेंट बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ एनी पार्टी, और ये भी टॉट में डिफेंस है। अगर किसी का कंट्रोल नहीं है, दोनों पार्टीज का, ऐसा कोई एक्सीडेंट है, तो वो जो एक्सीडेंट है उसके लिए भी टॉट में डिफेंस है, वो आप कॉम्पेंसेशन क्लेम नहीं कर सकते हो, बिकॉज दैट वाज इनएविटेबल एक्सीडेंट, वो कोई नेग्लिजेंस की वजह से नहीं हुआ है, ना ही जानबूझ के हुआ है। एक्ट ऑफ गॉड क्या है, अगर नेचुरली इवेंट की वजह से डैमेज हुआ है, अर्थक्वेक है, फ्लड है, या कोई ऐसा चीज़ जो एक्ट ऑफ गॉड है, तो ऐसे केसेस में भी डिफेंस है इन टॉट। व्हाट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, ये हमने कल ही किया है कि जहाँ पे विक्टिम खुद भी फॉल्ट में है और जिसने किया है वो भी फॉल्ट, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट दोनों फॉल्ट में है, तो इसीलिए जो कॉम्पेंसेशन है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि उसकी भी गलती थी, दोनों का कंट्रीब्यूट करके नेग्लिजेंस किया है उन्होंने, दोनों ने मिलके, दोनों का ही केयरलेसनेस है। प्रोफेशनल नेग्लिजेंस क्या है, अगर प्रोफेशनल ड्यूटी के टाइम पे आपने नेग्लिजेंस, केयरलेसनेस दिखाई है, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ लॉयर, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ प्रोफेशनल, एनीवन, अगर कोई भी प्रोफेशनल ड्यूटी के टाइम पे आपने प्रोफेशनल नेग्लिजेंस, मतलब आपने केयरलेसनेस दिखाई है, तो वो आप प्रोफेशनल नेग्लिजेंस के टॉर्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकते हो। व्हाट इज ट्रेसपास टू गुड्स, तो दैट इज ट्रेसपास टू मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब किसी की मूवेबल प्रॉपर्टी पे गलत तरीके से इंटरफेयर करना इज ट्रेसपास टू गुड्स। दैट्स ऑल, ये आगे का वो मराठी में है, और एक्चुअली ये मैंने किया था, ये मैं आपको भेज दूंगी ग्रुप में, इसमें वही है जो आज हमने किया, सब कुछ उसमें वही है मेजर, और जो मुझे लग रहा था कि इम्पोर्टेंट है वो मैंने असेंबल किया था इसमें, तो ये दोनों मैं भेज देती हूँ ग्रुप में, एंड आप लोग देख सकते हो।